हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या होता है एक्चुअल में। मतलब इक्विपार्टीशन का मतलब क्या है, ठीक है। पर इक्विपार्टीशन को समझने से पहले हमको एक और टॉपिक को समझना पड़ेगा जो कि है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है उसको समझते हैं सबसे पहले, फिर उसको हम लोग इंटररिलेट करेंगे इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे पास में कोई भी एक पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल को जब हम कुछ एनर्जी देते हैं, जब कुछ हम एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। और जब वो उस एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, मान लीजिए यहाँ पास में एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल को मैंने कुछ एनर्जी दे दी, हीट एनर्जी दे दी, समझ लीजिए। मान लीजिए कि हमने इसको हीट एनर्जी दे दिया इस पार्टिकल को, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, उस एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और मूवमेंट में आ जाएगा। क्या करेगा, मूव करना है, यानी मूविंग करना चालू हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई भी सिस्टम, आप सिस्टम ले लीजिए, पार्टिकल ले लीजिए, जब भी कोई चीज एनर्जी को एक्वायर करता है, एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, तो वो मोशन में आ जाता है। तो इसी तरीके से हम बताते हैं कि इस किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में कितनी एनर्जी है। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक अच्छे से देखे हैं और चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, तो एक चीज़ क्लियर है यहाँ पास में कि जिस पार्टिकल के पास जितनी ज़्यादा एनर्जी, वो उतना ज़्यादा मोशन में रहता है, वो उतना ज़्यादा इधर उधर ट्रैवल करता है। और जिस पार्टिकल या सिस्टम के पास में जितनी कम एनर्जी, वो इतना स्टेबल हो जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है। ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि उनके पार्टिकल्स मूव करना बंद कर देते हैं। और अगर टोटली बंद कर दिए उन लोग ने मूव, ठीक है, जिसको हम लोग जीरो केल्विन के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई पार्टिकल जीरो केल्विन टेम्परेचर रखता है, तो इसका मतलब है कि वो पार्टिकल एकदम भी मूव नहीं कर रहा होगा, एकदम स्टेशनरी पोजीशन पे आ चुका है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा पार्टिकल्स के जो वाइब्रेशन है, जो मूवमेंट है, वो होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो हीट एनर्जी देने से ये क्या करता है, कुछ एनर्जी को एक्वायर्ड करता है, ऑब्जर्व करता है और मूवमेंट में आना चालू करता है। ओके है, ठीक है। अगर ये अब मूवमेंट में आ रहा है, तो ये किधर मूव करेगा, इसको कैसे पता किया जाए। तो इसीलिए बनाया गया है डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब कितनी डिग्री, कितने तरीके से वो मूव कर सकता है। तो सबसे पहला है, अगर मैं एक सिंगल पार्टिकल लूं जो एक सिंगल एटम है, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक सिंगल एटम की बात कर रहा हूं, एक पॉइंट पार्टिकल की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इसको एनर्जी दूं तो कैसे मूव कर सकता है। फर्स्टली ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है, स्ट्रेट लाइन में मतलब सीधा सीधा जा सकता है, सिंपल सी बात है एकदम, ठीक है। सिंगल डायमेंशन में जा सकता है। जब ऐसा अगर हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर कोई पार्टिकल को मैंने कुछ एनर्जी दी और वो एनर्जी लेके वो मूव करना चालू किया, और मूव करने टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव करता है, तो उसे हम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। सिंगल एटम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। सेकेंड चीज, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पार्टिकल है ये 2 डायमेंशनली मूव करे, मतलब एक्स में भी मूव करे और वाई में भी मूव करे, 2 डायमेंशनली मूव कर सकता है। अगर ऐसा हो गया तो उसको हम बोलते हैं प्लेन, मतलब कि कोई पार्टिकल जो है वो प्लेन में मूव कर रहा है। जैसे कि ये वाला सरफेस, ये बोर्ड जो है, ये एक प्लेन है मान लीजिए, ठीक है। तो इस प्लेन में किधर, इधर भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, दो तरीके से जा सकता है। ऐसे बाहर नहीं ना, इधर जा सकता है और ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, इधर जा सकता है। इसको हम 2 डायमेंशन बोलते हैं। तो 2 डायमेंशन में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या होगा, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इसी में आता है थर्ड, अगर मैं मानूं कि मेरा पार्टिकल जो है वो इस स्पेस में है, मतलब ये समझ लीजिए रूम है और मेरा पार्टिकल ऐसे यहां पास में है, तो इसकी संभावना कितनी है कि ये कहां कहां जा सकता है। या तो ये स्ट्रेट जा सकता है, या आपकी तरफ जा सकता है, मेरी तरफ आ सकता है, ऊपर जा सकता है, इधर जा सकता है, मतलब ये कहीं भी मूव कर सकता है। अगर ये कहीं भी मूव कर सकता है तो ऐसे वाले को क्या बोलते हैं, ऐसे वाले को स्पेस में जाना बोलते हैं, मतलब स्पेस में रहना। और जब ऐसा होता है तो उसे हम
इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि थ्री डायमेंशन वो मूव कर सकता है। तो थ्री डायमेंशन मूव कर सकता है का मतलब वो एक्चुअल में उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक पार्टिकल मैक्सिमम कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम को अचीव कर सकता है, एक पार्टिकल मैक्सिमम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अचीव कर सकता है। सिंगल एटम में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हीलियम है, हाइड्रोजन है, सिंगल, ठीक है। तो इनके पास एक ही एटम है हमारा, और अगर ये सिंगल रखते हैं, ठीक है, तो ये किधर मूव कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकते हैं, प्लेन में मूव कर सकते हैं, स्पेस में मूव कर सकते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव की तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्लेन में मूव की तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और स्पेस में मूव किए तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। सिंगल एटम हमारा है। अब इसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। मान लीजिए कि ये सिंगल एटम नहीं है कोई हमारे पास में, एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल में मान लीजिए कि H2 हो सकता है, वैसे H2 नहीं होता है, O2 होता है, CO हो सकता है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल, ठीक है। मैं केमिस्ट्री में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। मेन है कि हमको कोई मॉलिक्यूल ऐसा चाहिए जिसमें 2 एटम हो, जैसे कार्बन ऑक्सीजन हो गया, O2 हो गया। अगर ऐसा होता है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे बताएं हम, ठीक है, समझिएगा इसको थोड़ा सा। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, हमको एक फॉर्मूला हमारे पास में, और उस फॉर्मूले को समझने से पहले हम पहले मूवमेंट को समझते हैं। तो उस मूवमेंट को समझने का बहुत सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए कि ये CO है और CO ऐसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। मैं बॉन्डिंग में नहीं जा रहा हूं अभी। मान लीजिए कि ये C है और ये O है और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये अगर कनेक्टेड है तो ये कैसे कैसे मूव कर सकता है। तो सबसे पहले देखिए, ये CO को मैं एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे फ्लो करा सकता हूं। तो इसका मतलब है कि अगर CO को मैं एनर्जी दूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है, मतलब ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अचीव कर सकता है। सेकेंडली, ये प्लेन, ये अगर हमारा प्लेन है और CO को मैं एनर्जी दूं तो ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। फिर अगर ये CO को मैं स्पेस में रख दूं तो ये 3 डायमेंशनली भी मूव कर सकता है आराम से। तो इससे एक चीज पता चलता है कि ये CO जो है वो 3 डायमेंशनली अचीव कर सकता है। ओके है, ठीक है। और ये जितने भी मूवमेंट है ये सबके तरफ आपका ट्रांसलेशनल मूवमेंट के अंदर में आता है, जिसे हम लीनियर मूवमेंट भी बोलते हैं। लीनियर मोशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। अब समझिए कि ये तो आपका मूवमेंट हो गया, खाली जो स्ट्रेट पाथ में जा रहे हैं। इसके अलावा इसके 2 और मोशन मिलते हैं, जो कि हमारा है रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो ये कितना रोटेशन ऑफ मोशन को अचीव कर सकता है, इसको समझिए। मान लीजिए कि ये, इसको मैंने, ये जो डंडी है, ठीक है, ये हमारा ये लकीर है, इसका ये वाला हिस्सा C है और इसका ये वाला हिस्सा O है, ठीक है। ये दोनों मेरे हैंड है, समझ लीजिए। अब ये कैसे मूव कर सकते हैं इसको समझिए, ठीक है। ये ऐसे जा सकता है, ये ऐसे जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है। तो 3 तो इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल चुका है। अब इसको रोटेशन मोशन कितने मिल सकते हैं इसको समझिए। देखिए, ये ऐसे मूव कर सकता है, देख रहे हैं, तो ये ऐसे घूम सकता है, तो इसको एक रोटेशन मिल गया, सिंगल रोटेशन मिल गया ना। ये ऐसे भी घूम सकता है और ऐसे भी घूम सकता है, सिंगल रोटेशन हो गया ये, देखिए, ठीक है, ठीक है। फिर ये ऐसे मूव कर सकता है, ये ऐसे, देखिए, ऐसे भी मूव कर सकता है और ऐसे भी मूव कर सकता है। तो इसको 2 रोटेशन मिले, क्या मिल गया, इसको 2 रोटेशन मिल गया। अगर इसको मैं एक्सेस के हिसाब से बोलूं, ठीक है, मान लीजिए कि ये ऐसे रोटेट हुआ और ये वाला एक्सिस हमारा y है, तो ये y एक्सिस पे ऐसे गोल गोल घूमना चालू कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद ये ऐसे घूमना चालू किया, तो मान लीजिए कि ये z एक्सिस पे ऐसे रोटेट करना चालू कर दिया। इसको आप z मान लीजिएगा, इसको y मान लीजिएगा और इसको आप x मान लीजिएगा। तो देखिए, ये y पे घूम रहा है, ये z एक्सिस पे ऐसे रोटेट करना चालू कर दिया। अब आता है x की बारी, ये वाला बारी, ठीक है। अगर इसको देखेंगे आप ध्यान से, तो मैं इसको कैसे घुमा सकता हूं, ये ऐसा है तो ये ऐसे गोल घूम सकता है, देखिए ऐसे, ऐसे घूम सकता है। तो इसको तीनों रोटेशन पॉसिबल है, तो तीनों रोटेशन इसको पॉसिबल है। तो इसके जो रोटेशन है वो कितने मिल सकते हैं हमको, 3 रोटेशंस मिल सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा,
ठीक है, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसको जो मैं एनर्जी दूंगा उसको, वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा और मोशन में आएगा। ठीक है, इसको समझिएगा ध्यान से। ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में भी ये बहुत काम का चीज है। तो इसमें एनर्जी देने का मतलब क्या है? ये एनर्जी को लेगा और काम करेगा या मूवमेंट में आएगा। अब समझिएगा कि जब मैं इसको एनर्जी देता हूं तो उस एनर्जी का यूटिलाइज भी होना चाहिए। ठीक है, अगर ये यूटिलाइज होता है, ठीक है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन का फॉर्मूला मैं यहाँ पास में छोटा सा बता रहा हूं आपको। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और रोटेशनल मोशन का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, हाफ आई डब्ल्यू स्क्वायर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये आई। इस पॉइंट पे रोटेशन मोशन की बात करो ना, काइनेटिक मतलब कि वो मोशन में आ गया, उसमें तो कोई हमको प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई होता है हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ओके है, ठीक है। अब इसमें सबसे चीज इंपॉर्टेंट है ये आर, इसको देखिएगा रोटेशन मोशन में। ठीक है, ये जब ये ऐसे घूमा तो सेंटर अगर इसको मैं मानूं, इसको यहां से यहां तक का जो आर देख रहे हैं आप, ये काफी ज्यादा आर है। ये जब ऐसे घूमा तब भी इसको सेम आर मिला, बट जब ये ऐसे एक्स एक्सिस पे ऐसे घूमना चालू किया तो अगर इसको आप देखें, अगर इसको एक पतली सी लकीर माने तो इसका रेडियस कितना होगा? बहुत ही कम होगा। अगर इसका रेडियस बहुत ही कम है तो ये कितना एनर्जी लेगा? ये एक नेग्लिजिबल अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? ये नेग्लिजिबल अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। समझ रहे हैं बात को? देखिए ये वाला आई, इसकी आई की वैल्यू अगर बहुत ही कम हो गई, और रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ये, और इसका रेडियस बहुत कम है, आई बहुत ही ज्यादा कम हो गया, तो ये पूरा का पूरा एनर्जी का जो इक्वेशन है वो ना के बराबर हम ले सकते हैं इसको। मतलब ये बहुत ही कम एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब एनर्जी को ऑब्जर्व करना होता है। तो अगर ये बहुत ही कम एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है तो हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो इससे हमको एक चीज पता चला कि रोटेशनल मोशन में 3 डिग्री पॉसिबल है, पर इसमें अगर मैं एक्स एक्सिस पे मूवमेंट कराऊं तो मुझे नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रहा है। तो एक्स को मैं एनर्जी के फॉर्म में लू ही ना तो ज्यादा बेटर है मेरे लिए, क्योंकि वो ना के बराबर एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। तो कितने पॉसिबल है डिग्री ऑफ फ्रीडम? फिर तो 2 पॉसिबल है, एक वाई पे ये रोटेट कर रहा है और एक ये जेड पे रोटेट कर रहा है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको कितना मिला यहां पास में? इसमें हमको 3 ये मिले, अपना 3 डायमेंशनली ये मूव कर सकता था सीओ वाला, और 2 रोटेशनल से मिल गया। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको मिल गया 5। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गया हमको 5। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी बनाया गया। फॉर्मूला है हमारा, कहां पर बना दो, यहां पर बना देता हूं थोड़ा सा मैं, 3n माइनस के, 3n माइनस के। ठीक है, इसमें ये जो n है और ये जो k है, ये क्या होता है इसको मैं मिटा देता हूं और आपको समझाता हूं। फिर डाई एटमिक का भी एक और ले लेंगे, जैसे CO है तो इसको कनेक्ट करके देखेंगे और देखेंगे कि ये 5 जो है वो हमको अचीव हो भी रहा है कि नहीं। और उसके बाद हम लोग ट्राई एटमिक जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको भी करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूं, फिर थोड़ा जगह बनाते हैं। ठीक, तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कौन सा, 3n माइनस के। ये फॉर्मूला काफी काम का है और ये हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी एटम का। अब हम पहले सिंगल मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं, सिंगल एटम की तरफ चलते हैं। तो सिंगल एटम हमारा क्या हो सकता है? H हो सकता है, He हो सकता है। ठीक है, अगर सिंगल मॉलिक्यूल है हमारे पास में तो हमको मालूम है कि वो मैक्सिमम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अचीव कर सकता है, उस पर कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो सिंगल मतलब कि n की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमारे हैं, नंबर ऑफ एटम्स हमारे हैं, नंबर ऑफ एटम्स, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हम बोल सकते हैं तरीके से। ठीक है, फिर इसके बाद k क्या है? k हमारा है कनेक्शन, जो हमारा कनेक्शन हो रहा है एक दूसरे के साथ में, या फिर इसको हम बॉन्ड भी ले सकते हैं कि जो बॉन्डिंग हो रही है एक दूसरे के बीच में, जो ज्वाइंट हो रहा है आपका, वो है हमारा 3 हमारा इसलिए है क्योंकि एक सिंगल एटम
मैक्सिमम 3 डिग्री अचीव कर सकता है, इसलिए इसको 3 लिया गया है। तो अगर मैं H की बात करूं तो देखिए आपका मोनो एटमिक, इसको हम मोनो एटमिक बोलते हैं, ठीक है। तो मोनो एटमिक में K तो है नहीं, 3 हमारा आया। मोनो एटमिक में सिंगल एटम है, सिंगल पार्टिकल है, तो आप 1 ले लीजिएगा इसको, ठीक है। K तो आपका 0 है, तो 3 1 जा 3, मतलब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें अचीव हुआ, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके है, ठीक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड हम लेंगे डाई एटमिक। डाई एटमिक, डाई एटमिक में हम लोग अभी एग्जांपल ले चुके हैं, जैसे CO। तो देखिए CO को कैसे लेंगे हम, C और ये O, ठीक है। तो 3, अब इसमें N कितना दिख रहा है आपको, 1 और 2, तो यहां 2 लिख दीजिए। फिर देखिए कनेक्शन कितना है, एक कनेक्शन है, तो यहां एक और लिख दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और ये 1 माइनस, तो आपका आया 5। देखिए 5 हमको अचीव हुआ था पिछले बार भी, मैंने आपको बताया था कि x वाले को क्यों हटा दिया जाता है, और ये फॉर्मूला अच्छे से परफेक्टली वर्क करता है यहाँ पास में भी। इसी तरीके से तीसरे में आते हैं, ट्राई एटमिक, ठीक है। ट्राई एटमिक में हमारे पास में 2 ऑप्शंस आते हैं, बॉन्डिंग को लेके आते हैं एक्चुअल में। तो सबसे पहला आता है नॉन लीनियर और सेकंड आता है लीनियर। नॉन लीनियर और लीनियर का मतलब यहां पास में क्या है, इसको समझिएगा आप। नॉन लीनियर में हम एग्जांपल ले लेते हैं मॉलिक्यूल का H2O। अब ये H2O है वो किस कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ होता है, जो H2O होता है वो O और ये H ऐसे जुड़ा हुआ होता है, इस टाइप से कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। अगर इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं तो देखिए हमें क्या अचीव हो रहा है। अगर देखिए इसको करते हैं तो 3 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से 3 इंटू 3 माइनस कनेक्शन कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 3, तो 9 माइनस 3, मतलब हमको 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें अचीव हो सकता है। 6 के टोटल 6 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते इस पे अचीव, ठीक है, ठीक है। और एक लीनियर होता है इसमें, लीनियर में कौन सा ले लेते हैं हम, मान लीजिए कि CO2 ले लेते हैं। इसका जो कनेक्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये आपका C ले लेते हैं बीच में, इधर O और इधर O रहता है। इसमें भी 3 है, पर इसके कनेक्शन जो होंगे इसमें आपको कनेक्शन 2 ही मिलेंगे, जो बॉन्ड है हमारे वो 2 ही मिलेंगे। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से 3 इंटू 1 2 3 माइनस 2 कनेक्शन है, तो 9 माइनस 2, टोटल हमको 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम अचीव होंगे। देखिए तो जो ट्राई एटमिक होते हैं हमारे, जिसमें 3 हमारे एटम्स होंगे, उसमें क्या होता है कि जो हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो चेंज हो जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाता है। तो अगर नॉन लीनियर लेंगे तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें मिलेगा, और अगर लीनियर लेंगे तो आपका 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें अचीव हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप एक क्या करिएगा, ट्रायंगल बनाइएगा और उसको आप घुमा के देखिएगा कि किस तरीके से वो घूम सकता है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया ज्यादा अच्छे से आ पाएगा कि इसमें हमको 6 क्यों है और इसमें हमको 7 क्यों है, ठीक है। तो ये आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है कुछ। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जब एनर्जी को लेगा तो ये एनर्जी क्या करेगा, उसको मूवमेंट में लेने के लिए कोशिश करेगा और उसको मूवमेंट देगा, और जो वो मूवमेंट लेता है किस डायरेक्शन में, उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है 3n माइनस k। दिस इज फॉर कनेक्शन, बॉन्डिंग बोल सकते हैं, दिस इज फॉर नंबर ऑफ एटम्स या फिर पार्टिकल्स बोल सकते हैं, और ये हमारा एक एटम कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम को अचीव कर सकता है, ठीक है, ठीक है। अब अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा तो अब हम लोग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को भी समझ सकते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, और ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं है। अगर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लियर है तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ एनर्जी को लेके चलता है, और वो एनर्जी के इक्वेशन को हमको समझना है बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन लिखता हूं, आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लियर होता है तो, ठीक है, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी।
तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि जब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें अचीव होगा तो जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो कौन सी एनर्जी है, वो एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उसको हम दे रहे हैं, कुछ भी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो अचीव करके वो मोशन में आ जाता है। ठीक है, तो अगर सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल एटम फॉर सिंगल एटम के लिए अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो सिंगल एटम मतलब कि वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अचीव कर सकता है जो कि एक ट्रांसलेटरी मोशन में आता है। तो अगर जो एनर्जी है वो कैसा होगा, ई ऑफ टी, दिस इज फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, तो वो किधर किधर मूव कर सकता है, एक्स में भी मूव कर सकता है, वाई में भी मूव कर सकता है, जेड में भी मूव कर सकता है। तो जो हमारी वैल्यू लिख लेंगे वो लिखेंगे हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी जो है वो एक्स के डायरेक्शन में जाएगा, प्लस और किधर मूव कर सकता है वो एम वी वाई स्क्वायर, फिर हाफ एम वी जेड स्क्वायर। ओके है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अभी समझिएगा यहां पास में, अब एक सिंगल एटम 3 जगह में मूव कर सकता है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब कि जो भी एनर्जी एक ये वाले एटम को हम दिए तो वो कितनी एनर्जी हम इसको दिए थे। तो इसके लिए आपको आपका काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमारा पिछला वीडियो था, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो उसमें हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, E इक्वल टू 3/2 kBT, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड दिस इज टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है। अब देखेंगे कि इतना एनर्जी, ये जो एनर्जी है ये एनर्जी इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर समझिएगा, ये एनर्जी इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको ज्यादा मिलेगा, इसको ज्यादा मिलेगा या इसको ज्यादा मिलेगा। नाम से ही पता चल रहा है इक्वी मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये एनर्जी इन तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सबकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होने वाली है, सबकी काइनेटिक एनर्जी तो बराबर होने वाली है। तो इसका मतलब है हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर और हाफ एम वी जेड स्क्वायर, तीनों के तीनों बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तीनों अगर बराबर हैं, ठीक है, तीनों का अगर मैं सम कर दूं तो ये आपको कितना मिलने वाला है, और ये वेलोसिटी आपको Vx, Vy और Vz कैसा रहने वाला है, तीनों के तीनों सेम मिलने वाले हैं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अगर तीनों के तीनों सेम मिलेगा और इसका सम मैं करूं तो ये आपको Vx, Vy, Vz तीनों के तीनों अगर V मान लेता हूं एग्जाम्पल में, तो ये कैसा मिलने वाला है, ये आपको तीनों का सम करूंगा तो 3/2 m v स्क्वायर, v इज एवरेज ऑफ Vx, Vy एंड Vz, और ये आपको आएगा 3/2 kBT, इतना ही मिलने वाला है आपको। इस वैल्यू को यहां पुट कर दिया, ठीक है, इसमें से 3 कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो कुल मिला के मैं आपको अगर एक एनर्जी का फॉर्म बोलूं हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये एनर्जी अगर हम टेम्परेचर और बोल्ट्जमैन के कांस्टेंट के फॉर्म में लिखे तो कितना लिखेंगे, हाफ kBT। मतलब हर एक काइनेटिक एनर्जी को कितना एनर्जी मिलने वाला है, ये वाला हाफ kBT एनर्जी के फॉर्म में अगर लिखते हैं हम लोग, ठीक है, टेम्परेचर वाले फॉर्म में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 0 केल्विन का मतलब है कि पार्टिकल बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, और जैसे जैसे टेम्परेचर को राइज करेंगे वैसे वैसे पार्टिकल्स जो है वो मूव करना चालू कर देते हैं, और अगर मूव करना चालू कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर जरूर राइज हो रहा होगा। तो जो आपका काइनेटिक इंटरप्रिटेशन वाला मैं आपको टॉपिक बताया था उसमें टेम्परेचर का जो रिलेशन था वो काफी इंपॉर्टेंट था, और यही है वो आपका टेम्परेचर वाला रिलेशन 3/2 kBT वाला। तो हर एक काइनेटिक एनर्जी को अचीव करने के लिए, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को अचीव करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, हाफ kBT, और इसी को बोलते हैं इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मतलब हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को अचीव करने के लिए हमको हाफ kBT एनर्जी लगेगा, किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका सिंगल के लिए होगा। अगर इसको हम लोग डाई एटमिक में लेके जाते हैं, ये आपको अचीव हो गया, ठीक है, हाफ वाला। अगर इसी को मैं फॉर डाई एटमिक करूं, डाई एटमिक, तो डाई एटमिक में 3 तो आपके ट्रांसलेटरी हो गए और 2 आपके रोटेशनल हो जाएंगे। तो जो एनर्जी है वो कैसा हो जाएगा, ET प्लस ER, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल। तो एनर्जी का जो इक्वेशन है वो कैसा हो जाएगा, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर और हाफ एम वी जेड स्क्वायर।
प्लस 2 रोटेशनल मोशन आएंगे। अगर मैं अचीव करता हूं कि मेरा जो डायटॉमिक है वो CO ऐसा है और ये x में ऐसा रखा गया है, x एक्सिस पे रखा गया है, तो इसका अचीवमेंट जो रोटेशन होगा वो z और y पे होगा। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, हाफ I ऑफ y w स्क्वायर WY स्क्वायर हाफ ऑफ I z WZ स्क्वायर। तो 2 रोटेशनल मोशन की एनर्जी और 3 आपके ट्रांसलेटरी की एनर्जी। ठीक है, तो जो हमारा एनर्जी का एक्चुअल इक्विपार्टीशन वाला एनर्जी का जो इक्वेशन बनेगा वो कितना बनेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हाफ हाफ को अगर दे दूं मैं सभी को तो मेरे को बनेगा 5/2 kBT। तो जो हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा 5/2 kBT का आएगा डाइएटमिक के लिए। ओके है, तो ये 5 क्या बताता है, ये आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का बताता है। तो हमारा जो इक्वेशन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F/2 kBT, F डिसाइडेड फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके है, तो 5 बार हम इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होगा। इसी तरीके से हम इसको ट्राई एटमिक में भी लेके जा सकते हैं, अभी इसमें फिलहाल में हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, पर इसमें एक और पॉइंट बचा हुआ है, उस पॉइंट को आप समझिएगा थोड़ा सा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होता है कि ये तो एनर्जी की बात हो गई, पर अगर हम इसको काफी ज्यादा हीट एनर्जी अगर दे दें, काफी ज्यादा एनर्जी दे दें, अराउंड मान लीजिए कि 500 केल्विन से ज्यादा अगर एनर्जी दे देते हैं, ठीक है, हीट एनर्जी दे देते हैं, तो टेम्परेचर इतना ज्यादा अगर राइज हो जाता है तो इसके पास में एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, जिसको हम, ये तो आपको ट्रांसलेटरी और ये आपका रोटेशनल हो गया। इसके अलावा अगर इतना ज्यादा एनर्जी हम इसको हीट के फॉर्म में दे दें, इतना टेम्परेचर राइज हो जाए, तो इसके पास में एक और एनर्जी आ जाती है EV, इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी। मतलब आपका पार्टिकल जो है, जो आपका मॉलिक्यूल है, वो वाइब्रेट करना चालू कर देता है। अब वाइब्रेट वाले को हम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से जानते हैं, बट वाइब्रेशन जब होता है तो वाइब्रेशन 2 पार्ट में एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। पहला काइनेटिक, जिसको हम हाफ mv स्क्वायर के फॉर्म में बोलते हैं, पहला काइनेटिक वाइब्रेशन में। सेकंड होता है पोटेंशियल, जिसे हम हाफ ky स्क्वायर के फॉर्म में लेते हैं। ये एनर्जी का जो फॉर्मूला है, ये आपको वर्क एनर्जी वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें आपको, जो स्प्रिंग वाला है उसमें आपको ये एनर्जी का इक्वेशन मिल जाएगा, हाफ ky स्क्वायर वाला। ठीक है, ये k है आपका कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो इस पे जब वाइब्रेट करेगा ऐसे ऐसे तो उसका कांस्टेंट को आप मान लीजिएगा, एंड दिस y इज अवर डिस्प्लेसमेंट, जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है y वाला, और ये हाफ mv स्क्वायर मतलब v इज वेलोसिटी, जब ये ऐसे से वाइब्रेट होगा इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। इस v को आप हाफ m dy/dt स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लिखा जाता है dx/dt इज अवर वेलोसिटी, तो v को आप dy/dt के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जब बहुत ही ज्यादा एनर्जी आपका दे दिया जाता है तो ये 3 तो अचीव होते ही हैं, साथ में ये 2 एक्स्ट्रा आ जाते हैं। कौन से? वाइब्रेशनल, और वाइब्रेशन में 2 एक्स्ट्रा आ जाते हैं आपके काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की एनर्जी के फॉर्म में। कब होगा ये? तब होगा जब इसकी एनर्जी एक्सीड हो जाती है, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर में ऐसा होता है, और ये डिपेंड करता है कि आपके मॉलिक्यूल क्या है। ठीक है, कुछ पार्टिकल तो ऐसे भी होते हैं जो कि काफी लो टेम्परेचर में भी आपका वाइब्रेट होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं जिनको 5000 केल्विन का टेम्परेचर दिया जाएगा तो उसमें इतनी हीट एनर्जी जब आएगी तब वो वाइब्रेट होंगे, और कुछ पार्टिकल ऐसे भी है जो बहुत ही कम टेम्परेचर में भी, जैसे कि नाइट्रोजन हमारा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन तो आपका बॉइलिंग पॉइंट ही आपका बहुत ही कम होता है उसका। तो इस टाइप से आप डिफरेंट पार्टिकल्स को बता सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल आपका कितने में वाइब्रेट हो जाएगा। और ये एक एक्सेप्शनल केस होता है कि मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी जब मिल जाती है तो वाइब्रेट होना चालू होता है। नॉर्मली हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को आपका ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन पे बेसिस पे ही लेते हैं। ठीक है, और हमारे इक्विपार्टीशन का जो एनर्जी होगा, मतलब जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको मिलेंगे और डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो एनर्जी आपका हाफ kBT होगा। ठीक है, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ kBT एनर्जी आपको उसको देनी पड़ेगी, और वो उस एनर्जी को लेकर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर अपना मोशन को लेगा। सिंपल सी बात है एकदम। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है। मान लीजिए कि हम एक पार्टिकल की बात नहीं करते हैं,
हम एक मोल की अगर बात करते हैं, मतलब एक सिस्टम है इसमें एक मोल को अगर लें, क्योंकि पार्टिकल को मेजर करना बड़ा क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है। मतलब कि अब एक पार्टिकल को कैसे आप मेजर करोगे कि बहुत ही बहुत बहुत सारे पार्टिकल होते हैं एक सिस्टम में, तो हम क्या करते हैं कि उसे मोल में ले लेते हैं। अगर मोल में ले लेते हैं तो हमारा जो कन्वर्जन है ये वाला हाफ केबीटी वाला, उसको फिर अगर एनर्जी के फॉर्म में लिया जाए तो कितना एनर्जी बनेगा। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा वाला भी। तो फॉर्मूला क्या है, एन ए के बी इक्वल टू आर, यही हमारा फॉर्मूला है। आर इज ए रियल गैस कांस्टेंट एंड एन ए इज ए नंबर ऑफ मोल्स, मतलब 1 मोल ले लीजिए आप, मान लीजिए। तो अगर 1 मोल की बात करूं तो इस फॉर्मूले में हाफ के बी, और 1 मोल की बात करूं तो एन ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सी बात है एकदम। और ये क्या है, के बी एन ए क्या है हमारा, आर है। तो हमारा 1 मोल के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, हाफ के बी एन ए को आर कर दीजिए और टी। तो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया यहाँ पास में, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी एक पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका, मतलब 1 मोल का डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 3/2 आर टी। तो अगर मोल के फॉर्म में हम लें तो हमारा फॉर्मूला इस टाइप से बनते जाएगा, रियल गैस कांस्टेंट आर के फॉर्म में, ठीक है। तो इतना सही था हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। आई होप आपको अब ये टॉपिक अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, कैसे हम एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या रोल होता है आपका इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है। और उसके अलावा भी अगर कोई डाउट आएगा तो मैं तो हूँ ही, आप कमेंट सेक्शन में आप उसको जरूर पूछ सकते हैं। और इस टॉपिक के बेसिस पे भी आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो एटमिक, डाई एटमिक और ट्राई एटमिक के ऊपर में, कि मोनो एटमिक, डाई एटमिक और ट्राई एटमिक में स्पेसिफिक हीट का क्या रोल होता है, उसके ऊपर भी एक टॉपिक दिया गया है। फिर उसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को अब यहीं हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास पहुँच पाए और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा पाए। और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।